नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया के इलेक्शन पोर्टल पर। मेरा नाम है पंकज कुमार मिश्र और मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव कर्ण। बिहार के पहले चरण का मतदान जारी है। 121 सीटों पर मतदान चल रहा है और केशव आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि बिहार के 2020 के यानी आज से 5 साल पहले के चुनावों में इन 121 सीटों पर किस गठबंधन को कितने सीट्स आए थे और कितने वोट शेयर थे। केशव, दोनों ही बराबर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, अगर ऐसे देख, हालांकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में कोविड के साए में हुआ था और उस चुनाव में 3 चरणों में मतदान किया गया था जी। लेकिन हम जो यहाँ पर डेटा दे रहे हैं अभी आपको, ये डेटा 121 सीटें जहां पर आज मतदान हो रही है उसी का है। और यहाँ पर हम स्टूडियो में भी बात कर रहे थे और हमेशा अभी भी कह रहे हैं कि देखिए कांटे की टक्कर है। 61 आ रहा है महागठबंधन को और 59 आ रहा है एनडीए को। पिछले चुनाव में जो 121 सीटें आज मतदान जिन पे हो रहा है वहां पे जी। अब सवाल है कि हमेशा ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में, चुनाव में गणित से ज्यादा केमिस्ट्री मायने रखता है। मैथ्स देखिए बहुत मैथ्स तो, गणित तो महागठबंधन के फेवर में था, लेकिन इनकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी निकली। इनकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी निकली बीजेपी और जेडीयू। इस बार इसमें अंतर क्या हो सकता है, प्रोबेबल, हम लोग इस पे भी बात करेंगे यहाँ पे। अगर देखिए वोटिंग परसेंटेज की बात है, मैं अपना पेन सही कर लूं, 38% जी और रफली क्लोज टू 38% जी। बिल्कुल, दोनों में आधे % से भी कम का डिफरेंस है वोट शेयर में। और यही बात होती है बिहार चुनाव में। कभी भी आप अगर देखेंगे पंकज, हमारे पास दूसरे ग्राफिक्स हैं, हम अपने दर्शकों के लिए उसको भी लेके आएंगे। ये इसमें बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं होता है, बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं होता है। जो जिनका वोट शेयर है वो बना रहता है। ये देखेंगे तो दोनों अलायंस लगभग 40% के आसपास रहते हैं। बिल्कुल, एक आध प्रतिशत इधर से उधर होगा। ये जो बिहार में सारी लड़ाई है ये 20% फ्लोटिंग वोटर्स की है। बिल्कुल, ये जो फ्लोटिंग वोटर्स लास्ट तक डिसाइड नहीं करते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। मेरे मन में जैसे ये ख्याल आया है, बस ये 20% भी अगर प्रशांत किशोर लेते हैं तब भी बात बनेगी नहीं। अच्छा, लेकिन अब प्रशांत किशोर हालांकि सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफी वेब क्रिएट कर रहे थे, लेकिन आप भी हमारे साथ बिहार के मैदान पे थे। बिल्कुल। और वहां पर ग्राउंड लेवल पे प्रशांत किशोर की ऐसी कोई वेब एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखी थी। वहां के लोगों को प्रशांत किशोर में शायद अभी उस तरह का भरोसा नहीं हुआ है जैसा वो परंपरागत जो राजनीतिक दल हैं उन पर है। उनको अरविंद केजरीवाल की टोपी अभी उन्होंने एग्जैक्टली और नहीं, पंकज आपने भी सुना होगा, बिहार में लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल बनना चाहते हैं। तो दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है वो। बनाएंगे कि नहीं? हाँ, अब केजरीवाल ने ऐसा प्रेसिडेंट ला दिया है कि पहले 2 बार तो रहे, लेकिन इस बार एकदम सफाई आई। लेकिन केजरीवाल का उदय जो राजनीतिक धरातल पर हुआ, उसका एक हिंट साइड भी है जी। उसने आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको खत्म कर दिया। वो नई तरह की राजनीति करने आए और राजनीति में वही वो पुराने हथकंडे अपनाने लगे। तो लोगों का भरोसा जो एक आंदोलन में था, आम आदमी पार्टी आंदोलन पार्टी थी। पहली बार में कोई ऐसा हुआ कि पार्टी पहला इलेक्शन लड़के सरकार बना ली जी। बिल्कुल, लेकिन उससे आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। अन्ना इसलिए थोड़े नाराज। बिल्कुल, और जन स्वराज के खिलाफ जा रही है अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल हथकंडे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं इस बार के चुनाव में क्या परिवर्तन हो सकता है। ये जो एनडीए में बीजेपी और प्लस जेडीयू देख रहे हैं, इसमें 2020 में 2020 में मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं। 2020 में एक पार्टी और थी, वीआईपी जी। वीआईपी अब यहां आ गई है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर एक था एलजेपी, वो इधर आ गई, एलजेपी इधर आ गई है। बिल्कुल, तो बैलेंसिंग फैक्टर इस बार भी मौजूद है। हाँ, दोनों हाशिए की पार्टी हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट पार्टी है। हाँ, लेकिन पंकज, एलजेपी ने क्या किया था पिछली बार? भारतीय जनता पार्टी का गेम उन्होंने बनाया था। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से काफी आगे निकल गई, लगभग वो आरजेडी के बराबर में आ गई थी। दूसरे स्लाइड पे हम देखेंगे। बिल्कुल, आइए मैं उस स्लाइड पर भी चलता हूं। आप अपनी बात जारी रखिए जी। तो बीजेपी का गेम तो बनाया था एलजेपी ने, लेकिन जेडीयू का गेम खराब कर दिया था। अगर 45 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सिमट जाती है तो उसका बड़ा कारण जेडीयू था। जेडीयू की वजह से महागठबंधन को भी बढ़त मिला था। अब सवाल है कि एलजेपी साथ है। बिहार में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एचएएम, आरएलएम और एलजेपी, ये पांचों पार्टी एकजुट है।
वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो उसमें वीआईपी की एंट्री हुई है। आइए यहाँ पर वीआईपी का भी आंकड़ा हमारे पास आ गया वीआईपी है। के भी आंकड़े हैं इसमें। बिल्कुल। इसमें जो सबसे बड़ा लॉस अगर किसी को हुआ था यहाँ पर, तो ये देखिए 33 सीटें पहले चरण में जीत ली थी आरजेडी ने, और मतलब इस बार जो पहले चरण में जो सीटें हैं उसमें से 33 वो जीत ली, 121 में से, और यहाँ पर 29। तो ये फासला देखिए यहाँ पर 4 का है जी। जबकि अलायंस लेवल पे जाते हैं तो ये फासला सिमट के 2 का रह जाता है। अलायंस लेवल पे जाते हैं, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह है विकासशील, ये वीआईपी ये रही नहीं, सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस। आईएनसी। मेरे ख्याल से ये जो है पहले चरण में वो 8 सीटें जीतते हैं, दूसरे चरण में जो इस बार होगा उसमें 1 सीट पे उनको बढ़त मिली, मतलब, और तीसरे चरण में कुछ ज्यादा सीटें जीती थी उन्होंने। 3 चरणों में चुनाव हुए थे, मतलब आप समझ लीजिए कि ये 70 सीटें लड़ करके इसमें से केवल 19 जीतते हैं। तो अगर ये आरजेडी यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बना पाती है अपना, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस का ये परफॉर्मेंस। ये गठबंधन में लायबिलिटी साबित होते हैं। अब सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की सीटें कम हुई है, लगभग 55 के आसपास वो सीटें लड़ रहे हैं। क्या इसमें इनका ये स्टैट बेहतर होता है या नहीं होता है, महागठबंधन का भविष्य इस पर निर्भर करेगा। वीआईपी की जो सीटें हैं, पिछली बार वो जितनी सीटें जीते थे, मेरे ख्याल से इस बार उससे कुछ ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। और पिछले दिनों जो वीआईपी के साथ बिहार में हुआ है, ये भी समझ में नहीं आता है। गौड़ा बौराम सीट, जहां पर मैं और आप गए थे, दरभंगा जिले का गौड़ा बौराम सीट, जो मुकेश सहनी का गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र में उनके भाई लड़ रहे थे चुनाव वीआईपी के टिकट पे, और वहीं से आरजेडी के बागी उम्मीदवार, बागी नहीं, उनको पहले टिकट अलॉट हुआ था, बाद में महागठबंधन में इनको लग गया, लेकिन दोनों लड़ रहे थे। अभी मुकेश सहनी ने अपने भाई को मैदान से वापस हटा लिया है। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि एक बात मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि वीआईपी को लेकर के मुस्लिमों में सहजता नहीं थी। अल्पसंख्यक वोट वर्ग लगभग वहां पर 17% का है बिहार में। अच्छा। इस वर्ग की सहजता नहीं थी, और गौड़ा बौड़ाम सीट से जो लड़ रहे थे अल्पसंख्यक उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में मुकेश सहनी ने महागठबंधन में मिली सीट का त्याग कर दिया है। अच्छा। क्या इससे मुस्लिमों का रुझान वीआईपी की तरफ भी बढ़ेगा? अगर मुस्लिमों का रुझान वीआईपी की तरफ बढ़ता है तो वीआईपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, और कांग्रेस को न मिलने वाली सीटों की भरपाई वीआईपी कर सकती है महागठबंधन में। और अगर पहले चरण में जो 121 सीटों का गणित है उस पर देखें, वीआईपी ने अच्छा परफॉर्म किया और कांग्रेस ने थोड़ा भी बेहतर परफॉर्म किया, तो यहां से एक एज लेके महागठबंधन सेकंड फेज में जाएगी। चलिए देखते हैं। यहां पर एक चीज, 100 बात की एक बात ये नजर आती है कि क्रिकेट में जिस तरह से सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बल्कि उसके साथ जो रनर है, जो उसका पार्टनर है, उसकी भी उतनी ही अहम भूमिका होती है लंबी पारी खेलने के लिए। यहां पर भी ये जो 2 अलायंस हम लोग देख रहे हैं, महागठबंधन और एनडीए, उसमें भी जो वहां की रीजनल पार्टीज हैं, आरजेडी और जेडीयू, उनका भी जो समर्थन चाहिए होता है उनको नेशनल पार्टी से, उसे भी स्ट्रांग रहना पड़ता है। वन इंडिया के इलेक्शन पोर्टल से बस इतना ही। आप इस चैनल को जरूर देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़ी ताजा तरीन खबरें आपको यहां मिलती रहेंगी।